नवम भाव में जब बैठा होता है तो सबसे ज्यादा भाग्य, यात्रा और धर्म का एक प्रभाव बताता है। तंत्र, मंत्र, गुण विद्याओं और इनोवेटिव स्पिरिचुअल आइडियाज उसको आते रहते हैं। ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? टीचर से पटती नहीं है, टीचर को हल्का समझना शुरू कर देता है, यानी कि जो टीचर उसके लाभ के लिए होता है उसको हानि मानना शुरू कर देता है। विवाद और मतभेद ऐसा नहीं होता कि आपस में होता है, वो फैल जाता है। आपका बच्चा होशियार है, पर उसकी अपने टीचर यानी गुरु से नहीं बनती। और तो और उसकी अपने धर्म के प्रति कुछ अलग राय है। साथ ही क्या आपका बच्चा विदेश में सेटल होने का प्लान बना रहा है? आपको लगता है कि वह आपसे दूर जाना चाहता है। अगर ये सब बातें आपको टेंशन दे रही हैं, तो आपको ये वीडियो ध्यान से जरूर देखना चाहिए। नमस्कार। पुराणिक कथाओं के अनुसार स्वरभानु नाम का एक राक्षस था। स्वरभानु में साहस और बुद्धि कूट कूट कर भरी हुई थी। वह हमेशा कुछ अलग करना चाहता था। समुद्र मंथन के समय उसे एक मौका मिला। उसने देखा कि समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत को मोहिनी देवों को पिला रही थी, पर असुरों को उसकी जगह शराब दे रही है। यह देखकर वह चुपचाप रूप बदलकर देवों की पंक्ति में जाकर बैठ गया। इस प्रकार स्वरभानु ने छल से अमृत पी लिया। अब यह बात देवताओं को चंद्रमा और सूर्य के माध्यम से पता चल गई, क्योंकि उन्होंने उसको पहचान लिया था। परिणाम स्वरूप हुआ क्या? नारायण ने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को अलग कर दिया धड़ से। पर होना क्या था? वो अमृत तो पी चुका था, वह मर नहीं सकता था। इसीलिए उसे देवता घोषित करके उसको ग्रह मंडल पर स्थापित कर दिया गया। तब से स्वरभानु के सिर का नाम राहु हुआ और धड़ का नाम केतु हुआ। राहु देवता बन गया, लेकिन उसने अपना स्वभाव वो छोड़ा नहीं जो उसका था। मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई कि आप राहु के स्वभाव को समझ सके। राहु साहसी है, पर विद्रोही ग्रह माना जाता है। जब यह किसी के जीवन में आता है तो तहलका मचा सकता है, लेकिन यह वही ग्रह है जिसको अमृत मिला था। अमृत माने सफलता, शक्ति और क्षमता। राहु यदि आपकी कुंडली के अंदर ठीक जगह पर स्थित है तो आपको बहुत कुछ दे सकता है, और लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ले भी सकता है। मैंने राहु पर आधारित एक सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं देखता हूं राहु में हर भाव में वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है। अगर आप राहु को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको मेरी सारी की सारी वो सीरीज देखनी चाहिए, उनकी वीडियोस देखनी चाहिए। आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया है, सबके लिंक नीचे लगा दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आज के एपिसोड में मैं राहु के नवम भाव में होने वाले प्रभाव के बारे में बताऊंगा, और ये आपको बताऊंगा कि अगर राहु आपकी कुंडली के नवम भाव में स्थित है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं राहु नवम भाव में क्या क्या लक्षण देता है। देखिए, राहु जातक को धार्मिक और दार्शनिक विषयों पे बहुत असामान्य दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि बिल्कुल अननेचुरल। अगर ये स्थिति बनती है तो व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, उच्च शिक्षा पाने के लिए, शोध कार्यों के लिए उसका आकर्षण बढ़ जाता है। राहु का प्रभाव धर्म के मामले में उसका एक बहुत अलग और डिफरेंट दृष्टिकोण दे देता है। ऐसे में क्या होता है कि गुरुओं से मतभेद भी हो जाता है और भ्रम की स्थिति बन जाती है, यानी कि कॉन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अचानक भाग्य के अंदर बदलाव आते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि बुरे भी हो सकते हैं। अगर मैंने जो आपको लक्षण बताए हैं वह आपको अपने में या अपनी संतान के अंदर नजर आते हैं, तो आपको मेरी वेबसाइट पर जरूर जाना चाहिए और अपनी बच्चे की कुंडली बनाकर यह देखना जरूर चाहिए कि नवम भाव में राहु है कि नहीं, और वो किस प्रकार से आपकी या आपके बच्चे की कुंडली को एक तरीके से इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा होता है। नवम भाव में जब बैठा होता है तो सबसे ज्यादा भाग्य, यात्रा और धर्म का एक प्रभाव बताता है। क्या है ये प्रभाव? कौन सा है ये प्रभाव? आइए मैं आपको बताता हूं। राहु नवम भाव में होने से व्यक्ति विदेशों में रहने या काम करने के लिए बहुत ज्यादा लायक भी होता है, और उसको अवसर भी बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं। समझे आप? यह स्थिति अचानक धन प्राप्ति, लेकिन साथ साथ हानि का भी संकेत दे सकती है। धर्म और दर्शन के बड़े अनकन्वेंशनल मार्ग अपनाने की चेष्टा करता है, नया धर्म भी चालू कर सकता है। जातक में धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति असामान्य आकर्षण भी होता है। ऐसा नहीं कि विरोधी होता है, उसका आकर्षण भी होता है।
तंत्र मंत्र गुण विद्याओं और इनोवेटिव स्पिरिचुअल आइडियाज उसको आते रहते हैं। ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा, धार्मिक भ्रम भी रहता है। हो सकता है कि अपने धर्म को ही वो उल्टा सीधा कहना शुरू कर दे और गलत फहमियां जितनी भी होती हैं उसको उजागर करना शुरू कर दे। ऐसे में बहुत लोगों को वो अपने अंदर इन्फ्लुएंस कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने को ही गुरु समझता है, किसी और को गुरु समझता नहीं है, और यदि किसी को गुरु बनाता भी है, बहुत ज्यादा मीन मेक निकालना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? टीचर से पटती नहीं है, टीचर को हल्का समझना शुरू कर देता है, यानी कि जो टीचर उसके लाभ के लिए होता है उसको हानि मानना शुरू कर देता है। आइए मैं डिस्कस करता हूं शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है राहु का। देखिए, नवम भाव होता है बड़ी उच्च शिक्षाओं का, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट का, तो शोध के अंदर उसकी रुचि प्रदान करता है। और बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं उसके शोध के बड़े अनकन्वेंशनल होते हैं, जैसे इतिहास के अंदर भी वो चला गया बहुत पहले, अनकन्वेंशनल होते हैं, प्राचीन दर्शन करना शुरू कर देता है। अच्छा, यहाँ पर संघर्ष भी करना पड़ता है, लेकिन जब संघर्ष करने के बाद सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी मिलती है ऐसे व्यक्ति को। विवाद और मतभेद ऐसा नहीं होता कि आपस में होता है, वो फैल जाता है, यानी कि सबको पता चल जाता है कि गुरु के साथ इसका मतभेद हो गया है। एक समय मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे ज्योतिष भी हैं जिनको मैं जानता हूं, और आप लोग भी शायद जानते होंगे, कि वो अपने गुरुओं को ही नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं, उनके द्वारा जो थ्योरी दी होती है उसी को हल्का कर देते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि गुरु उनसे डिस्टेंस बना लेते हैं और फिर उनको कोई ज्ञान देना बंद कर देता है। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि जो वास्तव में शिक्षा दे रहा है, कोई भी हो सकता है। ऐसे में एक समय ऐसे आता है जीवन का जब उसके पास गुरु नहीं होते और समझाने वाले कोई नहीं होते, तो ऐसे में जो पहले लाभ हुआ करता है बाद में हानि के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और ऐसी हानि होती है जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और उसको ठीक करने वाला कोई होता नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बार देखा कि मेरे पास जो लोग आते हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए और नवम भाव में जिनके राहु होता है, तो उनको जो मैं बातें बताता हूँ उनको शायद वो सही प्रकार से समझ में भी नहीं आती, और उपाय तो वो करना ही नहीं चाहते, या फिर अगर मैं कहूँ कि इस प्रकार से अपने जीवन को चेंज कीजिए, ये कर्मा करेक्शन कीजिए, तो उसके अंदर भी उनको परेशानियां अनुभव होनी आरंभ हो जाती है। वो हर चीज जो उनको बताई जाती है उसके अंदर कोई ना कोई मीन बेक या अपनी बुद्धि लगाने का प्रयास करते हैं, चाहे उनका उसमें दक्षता हो या ना हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आपकी कुंडली में नवम भाव में राहु है या फिर आपके किसी बच्चे के नवम भाव में राहु है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि राहु से हमको लेनी चाहिए पॉजिटिविटी, ना कि नेगेटिविटी। ऐसा ना हो कि हमने ले ली राहु से नेगेटिविटी तो एक बार जीवन नीचे जाना शुरू होता है तो उसको संभालने वाला कोई नहीं होता है। इट इज लाइक अ फॉलिंग नाइफ, जिसको पता नहीं होता कि कहां जाकर रुकेगा। तो नवम भाव से लाभ लेना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके उपाय बड़े सिंपल से होते हैं। या तो हम राहु को बलिष्ठ करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव वे में उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि राहु गोचर में कब अपने आप को एक्टिवेट करता है। ये भी एक तरीका होता है नए नए तरीके से कर्मा करेक्शन करने का। दूसरी बात यह है कि हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि नवम भाव में अधिपति कौन है, किसके घर में वो बैठा हुआ है, और उसकी पोजीशन कुंडली के अंदर क्या है और नवांश में क्या है, और साथ में यदि हम करियर की बात कर रहे हैं तो D10 के अंदर उसकी क्या पोजीशन है। उस प्रकार से उपाय बताने की चेष्टा करते हैं, खास तौर से कर्मा करेक्शन की। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आराम से किसी छोटे मोटे ज्योतिष से या गुरु से संभलने वाले नहीं होते। इनको तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनके डायरेक्शन को अच्छी प्रकार से चेंज कर सके। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके नवम भाव में राहु है तो उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक करने की चेष्टा कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि यदि किसी और भाव में भी राहु हो तो भाई मैंने सीरीज बना दी है, उनको देखते रहिएगा। कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम, इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा यदि नवम भाव में राहु है तो। नमस्कार।